हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे वाच्य के बारे में। यानी वाच्य क्या है। हिंदी के अंदर जो वाच्य है उसकी जो हम बात करें तो एक जो कहने का तरीका या कहने का जो ढंग है, कहने का तरीका व कहने का ढंग है, वही क्या है, वाच्य है। यानी इसमें देखो लिखा हुआ है वाच्य का अभिप्राय, यानी कहने का ढंग। तो जो कहने का जो तरीका है वही क्या है, वाच्य है। इसके बारे में हम इस क्लास में बात करेंगे। तो इसको अच्छे से हम समझेंगे, इतना अच्छे से समझेंगे कि आज के बाद में जो वाच्य से संबंधित आपके कोई भी क्वेश्चन आएगा वो गलत नहीं होगा। तो अभी से कर दीजिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि मैं इसको आप इस चैनल पर आपको पूरी व्याकरण करवाऊंगा और मैंने व्याकरण के काफी टॉपिक करवा दिए, कुछ ही टॉपिक और बचे। अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखे तो वो सारे कला से मेरे चैनल पर उपलब्ध है। आप तब जब आपका मन हो तब आप जाकर देख सकते हैं। उसको देखते हो और किसी भी प्रकार का आपको कंफ्यूजन होता है या कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब बात करें वाच्य, तो वाच्य नॉर्मल सी हम दिमाग में रखेंगे। तो वाच्य क्या है, वाच्य है कि जो कहने का तरीका या कहने का ढंग, कहने का तरीका, कहने का तरीका या कहने का ढंग है, वही क्या है, वाच्य है। परिभाषा देखो, वाक्य में क्रिया के जिस रूप से उसके कर्ता या कर्म या भाव, कर्ता कर्म या भाव प्रदान होने की सूचना मिलती है उसे वाच्य कहते। कहने का मतलब है एक तो हो गया कर्ता, एक तो कर्ता, दूसरा हो गया कर्म और तीसरा हो गया भाव। यानी इसमें तीन चीजों की हमें जानकारी मिलती है, एक भाव की, एक कर्म की और एक कर्ता की। कर्ता कर्म और भाव तीन, इस परिभाषा में जो बातें लिखी हुई है उसी के आधार पर इसके भाग, इसके जो इसको विभाजित किया गया है। तो हिंदी में वाच्य है ना, वो तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। और तीन प्रकार कौन कौन से हुए भाई, एक तो हमने कर्ता का नाम आया, एक कर्म का नाम आया और एक भाव का नाम आया। तो ये तीन जो नाम आए वही तीन इसके क्या है, प्रकार है। देखिए, पहला हो गया कर्तृवाच्य, दूसरा हो गया कर्मवाच्य, तीसरा हो गया भाववाच्य। यानी तीन जो नाम आए थे परिभाषा में वही तीन क्या हो गए, इसके प्रकार हो गए। अब जो पहला है वो कर्तृवाच्य, यानी कर्तृवाच्य क्या है, कर्तृवाच्य का मतलब है उससे कर्ता की जो जानकारी मिलेगी, यानी उसमें जो कर्ता है, कर्तृवाच्य का मतलब जो कर्ता के बारे में हमें जानकारी मिलेगी। जिस वाक्य में कर्ता प्रदान हो, कर्ता प्रदान हो, अर्थात क्रिया का लिंग व वचन, लिंग और वचन हमें पढ़ा नहीं है अभी। जैसे पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है, वचन एक वचन बहुवचन ऐसे होते हैं, आगे वाली क्लासों में हम देखेंगे। कर्ता के अनुसार निर्धारित किया गया हो, कर्तृवाच्य होता है। यानी उसका जो लिंग और वचन किसके अनुसार निर्धारित किया जाएगा, कर्ता के अनुसार। किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। जिसमें कर्ता के अनुसार उसका लिंग और वचन निर्धारित होगा वो वाक्य क्या होगा, कर्तृवाच्य होगा। अब हम एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। इस उदाहरण को आप गौर से देखना, यहां समझने वाली बात है। यानी इस उदाहरण को आप अच्छे से देखना। महेश बाग से आम तोड़कर लाया, ये वाक्य है हमारे सामने। महेश बाग से आम तोड़कर लाया। अब देखो यहां पर ये आया महेश, तो महेश क्या है, महेश क्या है, कर्ता है। महेश क्या है, कर्ता है। आम क्या तोड़ के लाया, क्या और किसको से उत्तर मिलने वाला क्या होता था, कर्म। तो आम क्या हो गया इसमें, आम हो गया कर्म। ठीक है। अब लाया, लाया का मतलब लाना, लाना क्या है इसके अंदर, लाना है क्रिया, लाना क्या है, क्रिया। अब देखो महेश बाग से आम तोड़कर लाया, यहां पर आपको गौर से समझने की जरूरत है, पूरा ध्यान लगाकर समझना। आज मैं आपको जो समझा रहा हूं उसके बाद में आपके जो वाच्य, अगर आज तक आपको वाच्य नहीं आ रहे थे तो आज के बाद में वाच्य इतना अच्छे तरीके से आने लग जाएगा कि आपको परीक्षा में वाच्य से संबंधित प्रश्न गलत होने की संभावना ही नहीं बचेगी। अब देखो ये हो गया महेश बाग से आम तोड़कर लाया, तो महेश हो गया कर्ता, आम हो गया कर्म और लाना हो गया क्रिया। अब इस वाक्य को हम कैसे ये करें कि ये कर्ता कर्तृवाच्य है या कर्मवाच्य है या भाववाच्य, तो आपको देखना है ये जो मेन यहां निर्भर करता है। अब देखो
ये जो आम है ना, आम को देखो भाई, आम है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? हमें पता है जैसे अनार है, अनार क्या है भाई? अनार हो गया, मौसमी हो गया, इसमें हमें थोड़ा स्त्रीलिंग का सा अनुभव होता है। और आम, केला, आम, केला, संतरा, ठीक है, इस प्रकार। तो ये हमें पुल्लिंग का सा बोध करवाता है, पुल्लिंग का सा बोध करवाता है। अब महेश की ओर चलते हैं हम। महेश क्या है भाई? महेश है जो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो महेश क्या है? पुल्लिंग है। महेश क्या है? पुल्लिंग है। और क्रिया, क्रिया किसके आधार पर आई है? यहां पर जैसे है, महेश बाग से आम तोड़कर लाया, आम तोड़कर लाया। अब इस महेश की जगह हम पहचान कैसे करेंगे? महेश की जगह हमने कर दिया सीता, महेश की जगह कर दिया सीता। अच्छे से समझना, महेश की जगह हमने कर दिया सीता। अब होगा सीता, वाक्य कैसे बोलेंगे? सीता बाग से आम तोड़कर लाया, ऐसे बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। क्यों? हम बोलेंगे सीता बाग से आम तोड़कर लाई। यहां पर लाई हो जाएगा। लाई होने का मतलब क्या है? क्रिया पे प्रभाव पड़ रहा है। किसके कारण? जब हम कर्ता को चेंज करते हैं, कर्ता को चेंज करते हैं तो किस पे प्रभाव पड़ रहा है? क्रिया पे। यानी जब कर्ता को चेंज करते हैं तो हमें क्रिया को भी चेंज करना पड़ रहा है। कर्ता को चेंज करते हैं तो क्रिया को भी चेंज करना पड़ रहा है। तो इसलिए ये क्या हो गया? ये कर्तृवाच्य हो गया, क्योंकि कर्ता को चेंज करते ही क्रिया चेंज करनी पड़ रही है, यानी दोनों आपस में चेंज हो रहे हैं। अब देखो, महेश बाग से आम तोड़कर लाया। अब हम कैसे कहेंगे कि भाई कर्तृवाच्य? अब देखो भाई, कर्मवाच्य भी तो हो सकता है। तो यह कर्म क्या है? ये कर्म ये रहा। अब कर्म को चेंज कर दे, आम की जगह इमली कर देते, आम की जगह। तो इमली तो स्त्रीलिंग है ना भाई, इमली स्त्रीलिंग है, इमली कर देते। देखो, महेश, महेश को चेंज नहीं करेंगे, अब कर्म को चेंज करके देखते हैं क्या है कि जो चेंज करेंगे उससे उस क्रिया पे प्रभाव पड़ेगा, वही होगा। तो देखो, महेश बाग से इमली तोड़कर लाया, तो क्या ये चेंज हुआ भाई? आम की जगह मैंने इमली कर दिया। महेश बाग से इमली तोड़कर लाया, महेश बाग से मटर तोड़ के लाया, महेश बाग से मिर्च तोड़ कर लाया। तो क्या ये जो स्त्रीलिंग यहाँ पर शब्द काम में लेते हैं, तो क्या क्रिया चेंज हो रही है? कर्म से क्रिया चेंज नहीं हो रही है। किससे चेंज हो रही है? कर्ता से चेंज हो रही है। किससे चेंज हो रही है? कर्ता से। तो जब कर्ता से चेंज होगी तो कर्तृवाच्य होगा, कर्म से चेंज होगी तो कर्मवाच्य होगा। उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ रहे होंगे, यानी आप खुद से इस प्रकार चेंज करके उसको समझ सकते हो। अब मैं एक बार इसको इरेज करता हूं। यानी नोट, नोट में क्या लिखा है? कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग संभव है। यानी ये तो आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हो। जैसे कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य में हमें क्या चाहिए भाई? कर्तृवाच्य में हमें कर्ता चाहिए और क्रिया चाहिए, कर्ता और क्रिया चाहिए। दूसरी बात, कर्म, ये कर्म ऑप्शनल है। कर्म क्या है? ऑप्शनल है। क्यों? क्योंकि कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक यानी कर्म आ भी सकता है और कर्म ना भी आए, यानी क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों का प्रयोग संभव है, दोनों ही इसमें हो सकती है। क्योंकि काम तो हमारा कहां हो रहा है भाई? कर्तृवाच्य में क्रिया और कर्म का ही, सॉरी, क्रिया और कर्ता का ही खेल है भाई। कर्तृवाच्य में क्या है? कर्ता चेंज होगा तो क्रिया चेंज हो जाएगी, कर्ता चेंज होगा तो क्रिया चेंज होगी। कर्म का कोई मतलब नहीं, कर्म हम चेंज करें या ना करें, कर्म हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कर्तृवाच्य में क्रिया सक्रमक भी आ सकती है और अक्रमक भी आ सकती है। समझ गए? आगे देखो दूसरा, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या है? जहां वाक्य में कर्ता निष्क्रिय, कर्ता क्या होगा? निष्क्रिय। यहां पर कर्ता, कर्तृवाच्य में कर्ता सक्रिय होगा, क्योंकि कर्ता ही है मुख्य, तभी तो कर्तृवाच्य होगा। पर कर्मवाच्य में क्या होगा? कर्ता निष्क्रिय और कर्म सक्रिय। यहाँ क्यों, नाम से ही पता चल रहा है भाई, कर्तृवाच्य तो कर्ता सक्रिय, कर्मवाच्य तो कर्म सक्रिय प्रधान हो। अर्थात क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। यानी लिंग और वचन क्या हो? क्रिया के कर्म के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। उसके अंदर लिंग और वचन किसके आधार पर निर्धारित? कर्ता के आधार पर निर्धारित किया जा रहा था, और इसके अंदर कर्म के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। कर्मवाच्य होता है। आगे देखो, इधर जो वाक्य दे रखा है वो कर्तृवाच्य,
कर्तृवाच्य, इधर वाक्य दे रहा कर्मवाच्य। अब देखो फर्क क्या है, सीता पत्र लिखती है, सीता पत्र लिखती है। अब ये है कर्तृवाच्य, सीता पत्र लिखती है। अब हम वाक्य बनाए कि जैसे सीता पत्र लिखती है। अब ये जो हमें कैसे फिक्स करेंगे कि ये कर्तृवाच्य ही का ही वाक्य है। अब सीता की जगह हमने लिखा राम, राम पत्र लिखता आएगा या ती आएगी, लिखता है। भाई यहां पर हमें लिखता करना पड़ेगा, यानी कर उस कर्ता को चेंज करते ही हमें क्रिया को चेंज करना पड़ रहा है। कर्ता जब चेंज होगा तब क्रिया भी चेंज होगी। तो कर्ता के अनुसार अगर क्रिया आए, कर्ता के अनुसार क्रिया आए तो वो कर्तृवाच्य होगा, कर्म के अनुसार क्रिया आए तो वो कर्मवाच्य होगा। समझ गए। अब देखो भाई, इसमें सीता यही रखते हैं, सीता पत्र लिखती है। भाई सीता को हमने राम किया तो इसको चेंज करना पड़ा। अब देखो इस पत्र की जगह पत्र का स्त्रीलिंग पत्रिका कर दे, भाई पत्रिका ही होगा। तो अब देखो सीता पत्रिका लिखती है, तो क्या इसको पत्र को हमने कर्म को चेंज किया तो क्या क्रिया चेंज हुई? नहीं हुई। सिर्फ कर्ता को चेंज करने से ही क्रिया चेंज हुई, कर्ता को चेंज करने से ही क्रिया चेंज हुई, न कि कर्म को चेंज करने से क्रिया चेंज हुई। तो कर्म से क्रिया चेंज नहीं हो रही है, इसलिए इसको हम कर्मवाच्य नहीं कह सकते। ये क्या है? ये कर्तृवाच्य ही है, क्योंकि कर्ता से क्रिया चेंज हो रही है। समझ गए आप अच्छे से। अब इधर वाले वाक्य को देखते हैं। इधर वाले वाक्य में क्या है देखो, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में सीता के द्वारा पत्र लिखा जाता है, सीता के द्वारा पत्र लिखा जाता है, इस प्रकार का वाक्य। अब देखो सीता आया, सीता क्या है? सीता करता है। अब यहां पर हम लिखे राम, राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो क्या फर्क पड़ा? भाई जैसे हम लिख रहे थे सीता के द्वारा पत्र लिखा जाता है, सेम वाक्य था, सीता के द्वारा पत्र लिखा जाता है। यहाँ पर क्रिया जाता आ रहा था, सीता तो भी ये आ रहा था जाता है, और यहाँ पर देखो जाता आ रहा है, राम कर दिया तो भी। कहने का मतलब हमने कर्म को सॉरी कर्ता को चेंज किया, सीता की जगह राम कर दिया तो भी क्रिया चेंज नहीं हुई। इसका मतलब है ये कर्तृवाच्य का वाक्य नहीं है, कर्तृवाच्य का वाक्य नहीं है। तो फिर किसका है? यह है कर्मवाच्य का। कर्मवाच्य का कैसे है देखो, एक बार मैं इसको इरेज करता हूं, कैसे है वो बताता हूं आपको। अब सीता की जगह हमने राम न करके सीता ही रखते हैं, सीता की जगह सीता ही रखते हैं। भाई करता है वो छे में रखते हैं, सीता के द्वारा, सीता के द्वारा। पत्र की जगह हम लिखते हैं पत्रिका, पत्रिका लिखी जाती है, यानी पत्र की जगह पत्रिका करते ही ये क्या होगा? चेंज हो गई। क्या हुआ? चेंज हो गई। लिखा जाता है उसकी जगह लिखी जाती है नाम हो गया। कहने का मतलब पुल्लिंग को हमने स्त्रीलिंग किया तो हमारी क्रिया भी स्त्रीलिंग रूप में आ गई, स्त्रीलिंग रूप में आ गई। तो पत्र क्या है? पत्र कर्म है। सीता के द्वारा क्या लिखा जाता है? पत्र। तो पत्र क्या है? पत्र कर्म है। तो पत्र कर्म है तो वाक्य क्या हुआ? भाई कर्म के आधार पर क्रिया बदल रही है, परिवर्तित हो रही है, तो वाक्य कर्मवाच्य है, वाक्य कर्मवाच्य। उम्मीद करता हूं कि आप कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य को अच्छे से समझ गए होंगे और परीक्षा में इन दोनों का क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। अगर इतना समझाने के बाद भी आपके किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप निसंकोच मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको मैं उसका आंसर जरूर बताऊंगा। आगे देखिए, आगे यहाँ नोट लिखा है, नोट लिखा है। आगे नोट में लिखा है कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक होती है। तो ये तो हमें पता है, क्योंकि जहां कर्म होगा तो कर्म क्या है? भाई कर्म तो है, ये तो सकर्मक, क्रिया सकर्मक होगी, कर्म है उसमें, वाक्य ही कर्मवाच्य है तो क्रिया सकर्मक है। अब देखो कर्तृवाच्य में क्या हो रहा था? कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों आ रही थी। कर
कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों आ रही थी। कर्मवाच्य में क्या है, कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक ही होगी, अकर्मक नहीं आएगी, क्योंकि जहां कर्म ही नहीं है तो कर्मवाच्य हुआ कैसे। तो क्रिया क्या होगी, सकर्मक होगी, कर्म सहित होगी। सकर्मक का मतलब ही क्या है, कर्म सहित होगी। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, ज्यादा रटने वाला सिस्टम नहीं है, इसको तो आप अपने कॉमन सेंस से भी याद रख सकते हो। कर्म की पहचान क्या और किसको लगाकर की जाती है, ये मैंने काफी बार आपको बता दिया है। क्रिया वाला टॉपिक पढ़ा है उसी से मैं बताया, और हर टॉपिक में जहां भी इसका वर्णन होता है, जहां भी इसका उल्लेख आता है, तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूं क्या और किसको से हम कर्म की पहचान करते हैं। तो अब तक तो आप काफी इसको रट चुके होंगे, काफी समझ में भी आ गया होगा। अब रह गया हमें भाववाच्य। हमारे सामने क्या रह गया, भाववाच्य। भाववाच्य की कंडीशन क्या है, हमने दो वाक्य पढ़ लिए, कौन कौन से, एक कर्तृवाच्य पढ़ लिया, सॉरी एक मिनट, एक हमने कर्तृवाच्य पढ़ लिया, ठीक है, और एक कौन सा पढ़ लिया, कर्मवाच्य, एक कर्मवाच्य। तो कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य दो हमने कर लिए। कर्तृवाच्य में क्या हो रहा था, कर्तृवाच्य में क्या हो रहा था कि क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों होगी, और कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक ही होगी, अकर्मक नहीं आएगी। दूसरी बात है, कर्ता के अनुसार क्रिया निर्धारित होगी, कर्ता के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होगा, और कर्म में क्या हो रहा था, कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होगा। तो ये दोनों थे। अब इन दो, एक तीसरा वाक्य होगा जिसके अंदर ना तो कर्ता से प्रभावित होगी क्रिया और ना ही कर्म से प्रभावित होगी, तो वो कौन से में आएगा, वो भाववाच्य। तो ये दो आप जब डिसाइड कर लेगो तो तीसरा जो बचेगा वो अपने आप ही भाव हो जाएगा, उसको समझने और रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तीसरा वाक्य कौन सा हो जाएगा, वो अपने आप ही भाववाच्य हो जाएगा। अब थोड़ा देख लेते हैं भाववाच्य। भाववाच्य की कंडीशन क्या है, हमेशा उसके अंदर पुल्लिंग होगा, करता है ना वो, हमेशा क्या होगा, पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग नहीं होगा। दूसरा एक वचन होगा, यानी बहुवचन नहीं होगा, जैसे पुस्तकी होगा, पुस्तकी होगा, पुस्तके नहीं होगा, पुस्तकी होगा, पुस्तके नहीं होगा, बहुवचन रूप नहीं आएगा, ठीक है, समझ गए। आगे देखो, ये आपको दिमाग में रखना है, यह आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसकी कंडीशन समझनी बहुत जरूरी है कि भाई भाववाच्य में पुल्लिंग और एक वचन ही आता है, वहां पर आ गया भाववाच्य में बहुवचन भी होगा तो वह गलत हो जाएगा। इस प्रकार का भी आपको पूछा जा सकता है। जहां वाक्य में भाव प्रदान होते हैं, अर्थात क्रिया का लिंग व वचन सदैव कर्म से पुल्लिंग और एक वचन में ही होंगे, सदैव ही, एक फिक्स है, सदैव ही पुल्लिंग होगा और एक वचन होगा। देखो जैसे मोहन के द्वारा चला नहीं जाता है, मोहन के द्वारा चला नहीं जाता है, तो देखो ये मोहन है, एक वचन है, मोहन अकेला है और पुल्लिंग है, मोहन एक है और पुल्लिंग है। राकेश से पढ़ा जाता है, राकेश से पढ़ा जाता है, राकेश पुल्लिंग है और एक वचन अकेला है, ठीक है। इस प्रकार के जो वाक्य होंगे वो क्या होंगे, वो हमारे किस में आएंगे, भाववाच्य में आएंगे। नोट, भाववाच्य में क्रिया सदैव आक्रमक होती है, भाववाच्य में क्रिया सदैव आक्रमक होगी। तो अब देखो कर्तृवाच्य था, कर्तृवाच्य था, अब कर्तृवाच्य में क्या हो रहा था, कर्तृवाच्य में हो रहा था कि क्रिया सकर्मक, सकर्मक और अकर्मक दोनों थी, दोनों थी। कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य में सकर्मक थी, सकर्मक थी, और भाववाच्य में अकर्मक थी। तीनों की कंडीशन अलग अलग हो गई, भाववाच्य में अकर्मक है, कर्मवाच्य में सकर्मक है, और कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों है। तो इसमें है ना, भाववाच्य में क्रिया सदैव अकर्मक होगी, यानी कर्म नहीं होगा। जहां कर्म आएगा, जहां कर्म आएगा उस कर्म के आधार पर ही हम डिसाइड करेंगे कि वाक्य, वहां आपको कर्म जहां भी दिखाई दे, देखो मोहन के द्वारा चला नहीं जाता है, तो मोहन यहाँ पर क्या करता है और चलना क्या है, क्रिया है, बाकी इसमें कर्म तो है ही नहीं। राकेश से पढ़ा जाता है, पढ़ना क्रिया है, पढ़ना क्रिया है, और राकेश क्या है, करता है, राकेश करता है, कर्म नहीं है, तो क्रिया सदैव अकर्मक होगी। तो ऐसी जो कंडीशनें होगी जहां जहां कर्म ही नहीं है, तो वहां हम क्या करेंगे, भाई कर्म है ही नहीं भाई। अब देखो, अब यहां पर पहचान कैसे करेंगे, एक बार देखो इस वाक्य को थोड़ा देखते हैं हम, गौर से देखना कि इसमें मोहन है,
भाई मोवन है, उसको हम कैसे डिसाइड करें कि भाई ये कर्तृवाच्य का है, कर्मवाच्य का है या भाववाच्य का। तो पहले बात है कि कर्मवाच्य तो हो नहीं सकता ही, कर्मवाच्य तो हो नहीं सकता, यही कंडीशन खत्म हो गई कि कर्मवाच्य तो इसके अंदर कर्म है ही नहीं, दोनों में ही कर्म नहीं। तो कर्मवाच्य में क्या हो रहा था, क्रिया सदैव सकर्मक होगी, तो कर्म है ही नहीं तो सकर्मक कैसे होगी, तो कर्मवाच्य तो ये हो नहीं सकता। अब हमारे सामने दो कंडीशनें रह गई, एक तो रह गई भाव और एक रह गई कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य। अब देखो मोहन भाई जो करता है उस कर्ता से क्रिया चेंज होगी, तो मोहन के द्वारा चला नहीं जाता है, मोहन के द्वारा चला नहीं जाता है, ठीक है। अब यहां पर मोहन की जगह हम कर देते हैं सीता या राधा। अब देखो पढ़ो, राधा के द्वारा चला नहीं जाता है, क्या क्रिया चेंज हुई, नहीं हुई, क्रिया चेंज नहीं हुई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये कर्तृवाच्य नहीं है, कर्तृवाच्य नहीं। नीचे वाले वाक्य में देख लो, राकेश से पढ़ा जाता है, राकेश से पढ़ा जाता है, राकेश की जगह हम कर लेते हैं सुमन, सुमन से पढ़ा जाता है, सुमन से पढ़ा जाता है। तो क्या यहाँ पर हमने क्रिया को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग किया, तो क्या हमारी सॉरी इस कर्ता को हमने पुल्लिंग से स्त्रीलिंग किया, तो क्या क्रिया हमारी चेंज हुई, नहीं हुई। तो नहीं हुई तो ये कर्तृवाच्य भी नहीं है भाई, कर्मवाच्य तो कर्म नहीं है तब नहीं है, और कर्तृवाच्य क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कर्ता से क्रिया चेंज नहीं हो रही है। तो अब क्या बचा, फिर पीछे भाव रह गया, तो ये भाववाच्य है। अब भाववाच्य है, किस प्रकार कहेंगे कि भाववाच्य ही है, तो इसके लिए हम देखेंगे कि भाववाच्य का हमारे सामने हमने पढ़ा, तो उसमें नेम क्या कह रहा था कि सदैव पुल्लिंग और एक वचन होगा, तो हमारे सामने यहाँ पुल्लिंग है दोनों में ही, स्त्रीलिंग शब्द ही नहीं आएगा, तो पुल्लिंग है और एक वचन है तो एक वचन है। समझ गए आप। तो आपको मैंने कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य इतने अच्छे तरीके से आपको समझाया है कि इसका प्रश्न परीक्षा में किसी भी तरीके से घुमा फिरा के कैसे भी आपको पूछ ले, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपने अच्छे से समझा है। अगर इतना समझाने के बाद भी किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यानी आपको हिंदी में इतनी अच्छी करवा दूंगा जितना मेरे को नॉलेज है, कि आपको मेरे चैनल पर हिंदी जो व्याकरण करवाऊंगा, उसके बाद में जो अलग टॉपिक करवाऊंगा, तो हिंदी से संबंधित मेरे को उम्मीद है कि हिंदी से संबंधित आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आप परीक्षा में हिंदी से संबंधित अच्छे से उसको कर पाओगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।